डालेंगे। चलिए, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को अपदस्थ करके राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार जमाया और 321 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त के वंश और जाति के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर चंद्रगुप्त को शूद्र माना है और ब्राह्मण परंपरा के विपरीत बौद्ध ग्रंथों का प्रमाण मौर्य को क्षत्रिय जाति से संबंधित करता है। इस वंश का राजकीय चिन्ह मयूर तथा राजभाषा पाली थी। जानकारी की इनके जो स्रोत हैं, ठीक है, वो जो है सो एक साहित्यिक साक्ष्य है, जैसे ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। साहित्यिक साक्ष्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक आदि प्रमुख है। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावधान आदि प्रमुख है। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट वन जो है सो पर्वन प्रमुख है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। उसके अलावा है विदेशी विवरण, यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास के एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक मेगास्थनीज, जस्टिन, प्लूटार्क आदि ने अपने ग्रंथों में एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस जैसे नामों से संबोधित किया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखकों में निपार्कस, अनिसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। सिकंदर के बाद के लेखक में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक जो है इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है, किंतु यह मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथ में प्राप्त होता है और उसमें एस्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क एवं जस्टिन के नाम उल्लेखनीय है। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के जो है सो अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अशोक के जो है सो लगभग 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः इन अभिलेखों से हम अशोक के शासन की प्रायः समस्त घटनाओं को प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों में के अतिरिक्त शक शासक रुद्रदमन का जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ जो गिरनार में है, लेख में मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करती है। इससे सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट था। इसने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का उन्मूलन करके मगध के राज सिंहासन को प्राप्त किया तथा मौर्य वंश की स्थापना की। उसने अब तक विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधकर एकत्रित किया। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। उसमें 305 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के शासक ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर अपनी पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान और काबुल प्राप्त किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल दहेज में मिला था। ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से शिष्यता ग्रहण किया और उसके साथ श्रवण बेलगोला चला गया। वहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश संलेखना पद्धति द्वारा प्रांत त्याग दिए। चंद्रगुप्त के समय में भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार था। आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। संभवतः कर उपज का 1/6 हिस्सा होता था। जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य था। उसने गिरनार प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके बाद वो गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के काल में चाणक्य प्रधानमंत्री थे। यूनानी लेखों में से अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है, बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन
ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। एस्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिम्बिसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। उन दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बोल देता हूँ। बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध कायम रहा। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। और दूसरा प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायानोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस के प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 मीठी मदिरा और सूखी अंजीर वस्तु भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह संदेश भिजवाया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार उसने अपना पुत्र अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा। पहली बार अशोक गया था जो है सो कहाँ, तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने, और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यावधान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संविधान संप्रदाय का एक ज्योतिष निवास करता था। अब बारी आती है द ग्रेट अशोका की। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दमन करने में व्यस्त था। बिंदुसार ने सुसीम को राजा घोषित कर दिया था, परंतु राधागुप्त की सहायता से अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में स्वयं को राजा घोषित कर दिया। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने मगध को जीता तथा इसी वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ। अशोक का अभिलेख में उसके शासन की गणना इसी वर्ष से की जाती है। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इससे उसके धर्म और प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी मिलती है। अशोक प्रथम भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के समय के माध्यम से सीधे अपने प्रजा को संबोधित किया। 1937 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख पढ़ा, जिसने देवानाम प्रिय, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी नामक एक राजा का उल्लेख था। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में अंकित है: पश्चिमोत्तर शाह बाजगढ़ी, पेशावर तथा मानसी हजारा से, और प्राप्त शिलालेख खारोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कंधार में से सम्राट अशोक की द्विभाषी शिलालेख प्राप्त हुआ, जो प्राचीन ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों में है, और अन्य सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मस्की एवं उर्गोलम कर्नाटका, गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम अंकित है। पश्चिम में गुजरात के जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी तथा उनके दक्षिण महाराष्ट्र के थाना जिले के पास सोपारा नामक स्थान में उसके शिलालेख मिलते हैं। इन सभी अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कश्मीरी कवि कल्हन की राजतरंगिनी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। उसके अनुसार वहाँ उन्होंने धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना कराई थी। कल्हन अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक बताता है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध की भयावहता से दुखी होकर उसने धम्म ग्रहण किया और कलिंग के अतिरिक्त अभिलेख धौली एवं जौगौर से में अंकित करवाया, समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये वहाँ पे इनग्रेव्ड है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख नोट करिए, इसको धीरे धीरे पढ़ देते हैं। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, नंबर 1।
दूसरा शिलालेख में अशोक ने अपने सीमावर्ती राज्यों चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका से सुरक्षा की चर्चा की है। तीसरे शिलालेख में युक्त राज्यों और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। चौथे शिलालेख में धम्म की का उल्लेख है। इसमें धम्म नीति युक्त व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए। इन सब बातों पर वर्णन किया गया है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। छठवें शिलालेख में अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। सातवें एवं 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। 8वें शिलालेख में लिखा है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है, अब धम्म यात्रा करता है। 9वें शिलालेख में जन्मोत्सव, ब्याह जैसे सामाजिक समारोह पर होने वाले अपव्ययों को निंदा की गई है। 10वें शिलालेख में यज्ञ एवं कीर्ति की परवाह किए बगैर कार्य करने पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में ब्राह्मण, श्रमणों एवं बड़ों का सम्मान करने की बात कही गई है। धम्म का सविस्तार वर्णन यही 11वें शिलालेख में मिलता है। 12वें शिलालेख में इलझिक महामात्र स्त्री अध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा है। साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का भी उल्लेख है। 13वें शिलालेख सर्वाधिक लंबा है तथा कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। इसमें 5 विदेशी राज्यों तथा उनके शासकों का वर्णन है। साथ ही चोला एवं पांड्या राज्य का भी उल्लेख है। इसमें अशोक के 8 विक जातियों को अनुशासन में रहने की चेतावनी दी है और ऐसा न करने पर उन्हें दंडित करने की बात कही गई है। इसी से अशोक ने हृदय परिवर्तन की बात कही है। इसमें अशोक कहता है कि मेरा राज्य तंत्र विशाल है और इसमें बहुत से लेख लिखे गए हैं, आगे भी लिखूंगा, ऐसी संभावना हो सकती है इन लोकों में कुछ त्रुटि रह गई है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की तथा विभिन्न क्षेत्रों में धम्म दूत भेजे गए। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। साथ ही अभिलेखों पर धम्म लिपि में जो है सो लेख अंकित कर प्रजा को धम्म नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। रुद्र जो है सो उसके बाद जो है सो रुम्मिनदेई अभिलेख, यह नेपाल की तराई में लुम्बिनी में स्थित है। इसमें लिखा है कि अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गया, वहाँ धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं क्योंकि इसमें मौर्यकालीन कर प्रणाली का पता चलता है। उसके बाद है निगाली सागर अभिलेख, यह भी नेपाल में स्थित है। इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कुछ वर्ष पश्चात यहाँ यात्रा की और कनक मुनि के स्तूप का आधार दुगुना करवाया। उसके बाद जो अभिलेख है वो है कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों की चेतावनी दी। इसी में अशोक ने अपने पत्नी रानी करुवाकी एवं पुत्र जो है सो तिवल की चर्चा की है। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। भाब्रू अभिलेख बैराट अभिलेख भी कहलाता है। इसमें अशोक ने लिखा कि मैं बुद्ध, धम्म एवं संघ में विश्वास करता हूँ, अर्थात इससे अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध अनुयायी था। उसके बाद है बराबर पहाड़ी गुफा अभिलेख। बराबर पहाड़ी पर अशोक ने सुदामा, विश्व झोपड़ी, लोमेश ऋषि एवं कर्ण चोमर नामक गुफाओं का निर्माण करवाया और उसे आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान कर दिया। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु 237-236 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई। सम्राट अशोक के पुत्रों का नाम महेंद्र, कुणाल और तिवल था, जबकि पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती थी। अशोक के एक लघु स्तंभ लेख कौशाम्बी अभिलेख में केवल एक पुत्र तिवल का उल्लेख किया गया है। अशोक के पौत्र दशरथ ने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाओं को निर्मित करवाया। इन गुफाओं के दीवार पर खुदे हुए लेख से पता चलता है कि वह अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं और उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या के बाद मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना,
मौर्य साम्राज्य जो है सो मौर्य शासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। मौर्य शासकों ने दैवीय पद का दावा नहीं किया एवं केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। कौटिल्य ने एक राजा के गुण बताते हुए कहा कि उसे उच्च कृत का होना चाहिए, राज्य में शक्ति, बुद्धि, दृढ़ता गुण शामिल होना चाहिए, क्योंकि राजा में शक्ति, बुद्धि और दृढ़ता का गुण शामिल होना चाहिए, क्योंकि राजा के गुणों को उसकी प्रजा धारण करता है। कौटिल्य ने लिखा कि जिस तरह एक पहिए से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार राज्य केवल राजा से नहीं चल सकता। राज्य को चलाने के लिए एक बड़ी मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक छोटी आंतरिक परिषद भी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अवयव हैं, ठीक है ना। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। इसे सप्तांग थ्योरी भी कहते हैं। इन सप्तांगों में चाणक्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र का अनेक भागों में विभक्त किया गया, जिसे तीर्थ कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों, विभागों और प्रमुख की चर्चा की है। इसमें महत्वपूर्ण है समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का अध्यक्ष था। सन्निधात, ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। दंडपात, सैन्य अधिकारी थे। अन्नपात, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दौबारिक, राजमहलों के देखभाल करने वाले थे। आठविक, वन विभाग के प्रमुख थे। उक्त सभी अधिकारी उच्च श्रेणी के थे। उनके अतिरिक्त भी अनेक अधिकारियों का वर्णन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में किए हैं, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। वे अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। पन्याध्यक्ष, ये वाणिज्य अध्यक्ष थे। सुनाध्यक्ष, ये बूचर खाने के अध्यक्ष थे। गणिकाध्यक्ष, ये वेश्यालयों के अध्यक्ष व निरीक्षक थे। आकाराध्यक्ष, ये खानों और के अध्यक्ष थे। और सूत्राध्यक्ष, ये जो है सो कताई बुनाई का अध्यक्ष थे। लक्षणाध्यक्ष, ये छापे खाने के अध्यक्ष थे। रूप दर्शक, सिक्कों की जानकारी देने वाले अधिकारी थे। अशोककालीन प्रांत, अशोक के समान 5 राज्य थे। अशोक के समय में 5 राज्य थे। प्रांत जो थे, उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती, ये उज्जैनी इसकी राजधानी थी। कलंग, तोसली इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। प्राची, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। प्रांतीय प्रशासन का मुख्य था। प्रधान राज परिवार का सदस्य होता था, जो राज्यपाल होता था। उदाहरण के लिए राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था। दिव्यावधान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुमार को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था। प्रांतों का प्रशासन चलाने में राजकुमार की सहायता महामत और मंत्रिपरिषद करते थे। जनपद और गांवों के प्रशासन नागरिक आधार पर होते थे। उसमें कई गांवों का संगठन होता था, किंतु साथ ही हर ग्राम की अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। चाणक्य के अनुसार जनपद स्तर पर प्रदेष्टा नामक अधिकारी पूरे जनपद के कामकाज की जिम्मेदारी उसी पर थी, और दूसरे अधिकारियों में राजुक तथा युक्त थे। प्रादेशिक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। राजुक भूमि की पैमाश नाप जोख का कार्य करता था, और युक्त जिलाधिकारी थे, जो राजस्व वसूल करते थे तथा लेखा जोखा रखते थे। ग्राम स्तर पर का प्रशासन कार्य स्थानिक लोग नहीं करते थे, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। गोप और स्थानिक 2 अधिकारी ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। गांव के मुखिया मुखिया को ग्रामीण कहते थे, तथा ग्राम स्तर पर प्रशासन रखने की समस्याओं को सुलझाने के स्थानीय निवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। दीवानी, सिविल अदालत थी। धर्मस्थीय एवं फौजदारी क्रिमिनल अदालत थी। कंटक शोधन कहा जाता था इनको। न्यायिक व्यवस्था में मृत्युदंड प्रचलित थी, किंतु साथ ही सजा पाए व्यक्ति को पुनः अपील का अधिकार था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख महामत्यास्पस कहलाता था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करने वाले एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकाल में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। राज्य सिंचाई पर विशेष बल देता था। कृत्रिम साधनों से जो है सो सिंचित भूमि अदेव मातृका कहलाती थी, जिसमें सर्वोत्तम माना जाता था, जबकि
वर्षाधीन भूमि देव मातृका कहलाती थी। ये दोनों का दोनों सिविल सर्विसेज में 2 बार पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। जिससे सिंचाई की जाती थी। मौर्य काल में 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, राजकीय भूमि और निजी भूमि। राजकीय भूमि सीता कहलाती थी और इसके प्रबंधकर्ता को सीताध्यक्ष कहा जाता था, और कर के रूप में भाग, बलि और हिरण्य आदि का प्रचलन था, जिसमें उपज का एक बड़ा हिस्सा लिया जाता था। मेगास्थनीज ने शहर के प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्टिनोमई तथा ग्रामीण अधिकारी के रूप में एग्रोनोमई का उल्लेख किया है। पर यह सड़क निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य देखते थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे। वो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महासृष्टि कहा जाता था। मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका था। ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसापन या धारण कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था, तथा छोटे छोटे तांबे के सिक्के कांकनी कहलाते थे। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः चांदी के और तांबे में ढाले गए थे। प्रधान सिक्का पन होता था, जिसे रुप्यक भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख है। सिक्का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारियों का रूप दर्शक कहलाता था। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, अशोक के अभिलेख एवं रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख प्रांतीय शासन की जानकारी से होता है। मौर्य काल में वैदिक समाज, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आजीविक प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन, बिंदुसार आजीवक और अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, और परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश और विदेश में किया। अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। भारहुत, सांची और अमरावती के स्तूप उसके समय में बनवाया गया, स्मरणीय स्तूप है। जैन धर्म को भी मौर्य सम्राट ने संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तथा साम्राज्य त्याग कर कर्नाटका में श्रवणबेलगोला में जाकर जैन परंपरा के अनुसार संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग दिए थे। परिवार में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल के अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित थी, किंतु मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, तथा बौद्ध एवं यूनानी साक्ष्यों के अनुसार समाज में सती प्रथा विद्यमान थी। बाहर न जाने वाले स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्कासनी कहा। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को रूपाजीवा कहा जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, किंतु मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा अस्तित्व में नहीं था। यह कंट्राडिक्ट करता है, देख लीजिएगा। मौर्यकालीन कला, इस काल में कला के रूप में 2 स्वरूप मिलते हैं, एक राजकीय कला और एक लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत जो है सो परखम के यक्ष, मौर्य प्रसाद, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ आदि का वर्णन किया जा सकता है। और लोक कला में दीदारगंज की चैम्बर धारनी, उसके बाद बेसनगर की यक्षिणी आदि आते हैं। लोक कला आम लोगों की कलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मौर्य काल में विभिन्न शासकों ने कई नगरों के साथ साथ स्तूप, गुफाओं और स्तंभों का निर्माण करवाया। इस दौरान में अशोक ने स्थापत्य कला में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके निर्मित किए गए प्रतीक चिन्ह वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। यह 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। इस चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। यह चक्र बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। अशोक के
एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। रामपुरवा में नटुआ बैल ललित मुद्रा में बैठा हुआ है और संकिसा स्तंभ के जो है सो शीर्ष पर हाथी की आकृति है। रामपुरवा का स्तंभ शीर्ष पर राष्ट्रपति भवन रामपुरवा का शीर्ष जो स्तंभ शीर्ष उसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। लोरिया नंदनगढ़ में अशोक का एक प्रस्तर स्तंभ स्थित है। स्तंभ में शीर्ष भाग पर बैठा हुआ सिंह की आकृति है। मौर्य काल में स्तूप वास्तुकला काफ़ी विकसित थी। सम्राट अशोक ने काफ़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। इस दौरान निर्मित किए गए प्रमुख स्तूप इस प्रकार हैं: सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्म रजिका स्तूप, भरहुत और तक्षशिला स्तूप इत्यादि। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर कई गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें सुदामा की गुफा, उसके बाद है कर्ण चौपर की गुफा और विश्व झोपड़ी प्रमुख है। इस टाइम में जो महत्वपूर्ण शब्दावली थे वो भी नोट कर लीजिए। पन या जो है खरसापन, ये बुद्ध और मौर्य युग में प्रयुक्त आरंभिक सिक्के थे। सीताध्यक्ष मौर्य प्रशासन में राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। उसके बाद है बीबिताध्यक्ष मौर्य प्रशासन में चारागाह का अध्यक्ष था। पन्याध्यक्ष यह मौर्य शासन में वाणिज्य का अध्यक्ष था। गणिकाध्यक्ष मौर्य शासन में विद्यालयों का निरीक्षक था। उसके बाद है लक्षणाध्यक्ष, ये जो है सो छापे खाने का अध्यक्ष और राजकीय टकसाल का प्रमुख था। सूनाध्यक्ष ये बूचर खाने का अध्यक्ष था। सभाध्यक्ष ये जो है सो व्यापारिक मार्ग का अध्यक्ष था। एग्रोनोमी मेगास्थनीज द्वारा मौर्य शासन में जिला के अधिकारियों को एग्रोनोमी कहा जाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी थे। सन्निधात राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख अधिकारी था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। और कौशे ये प्राचीन भारत में एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। मासक ये प्राचीन भारत में तांबे का सिक्का था। क्षेत्रज ये जो है सो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान था। और जाराज ये अनैतिक संबंधों से जन्मी संतान थी। ठीक है। विगत वर्षों में सिविल सेवा में प्रारंभिक एग्जाम कुछ प्रश्न पूछे गए थे। नहीं, इसको दूसरे में लेते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। आपका जो है सो मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया। अब जो है सो नेक्स्ट में देखते हैं फिर किसको टेकअप करते हैं।